हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। हमारी साइंस की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम्स लॉ। हमको सीखना है ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, किस तरीके से हम रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी होती है दूसरे मटेरियल्स पे, और रजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन में करेंगे तो क्या कॉजेज़ होंगे, क्या यहाँ पे आउटपुट निकलेगा। तो वो सारी चीज़ों को हम विथ न्यूमेरिकल समझेंगे। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर आप में से कोई भी जो है वो CBT2 एग्ज़ाम NTPC देने वाला है तो वो यकीन मानिएगा ओम्स लॉ से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि प्रीवियस जो CBT1 हुआ था तब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से क्वेश्चन बना था। साथ ही साथ वन डे एग्जाम, चाहे वो SSC एग्जाम हो, आपको रजिस्टर के जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पुट कर लिया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, और लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम्स लॉ के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ परचम की टीम ने आप लोगों के लिए SSC कोर्स लॉन्च किया है, क्योंकि SSC एग्जाम आ रहे हैं। सो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और स्टैटिक्स सारे के सारे टॉपिक जो भी GS में बनते हैं, GA में बनते हैं, वो यहाँ पर कवर कराए गए हैं विद MCQs। तो अगर अभी तक आपने वो कोर्स नहीं देखा है तो आप परचम के एप्लीकेशन पे विजिट करके या फिर परचम की वेबसाइट पे विजिट करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आज की क्लास का PDF आपको चाहिए तो ये PDF भी आपको परचम के एप्लीकेशन और परचम की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी, कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको वो पॉइंट नोट कर लीजिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगी, क्योंकि एक अच्छा टीचर वो होता है जो खुद भी एग्ज़ाम देता है। क्योंकि जब टीचर एग्ज़ाम नहीं देगा तो उसको एग्ज़ाम का पैटर्न पता नहीं होगा, तो वो स्टूडेंट को कैसे गाइड करेगा। तो ये जो RRB NTPC का CBT1 हुआ था ना, वो मैंने भी दिया था, और जो लिस्ट आई रिजल्ट उस पर मेरा भी नाम है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं पेपर देकर आई हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे सेट में कौन से क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए थे। ठीक है, तो हम वो भी यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये लाइट जल रही है या फैन चल रहा है, आपके घर के कोई भी इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, या फिर मेरा लैपटॉप वर्क कर रहा है, तो सभी कुछ चीज़ें वर्क हो रही है इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम इन जनरल बात करें तो विद्युत बोलते हैं हम। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें पता है किसी भी एटम में 3 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब कोई भी एटम होता है उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, और हर एक ऑर्बिट में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट की ऑर्बिट होती है, जो कि खुद को स्टेबल करने की कोशिश करती है या ऑक्टेव रूल का फॉलो करती है, तो उस ऑर्बिट में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनके मूवमेंट के कारण ही करंट फ्लो होती है। तो आप अगर NCERT की बुक उठाएंगे तो उसमें लिखा होगा फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। क्लियर? तो फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण करंट का फ्लो होता है, ऐसी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं। अगर कोई भी सर्किट है, मान लेते हैं ये एक सर्किट है जिसमें आपने बैटरी लगाई है। आपने देखी होगी बैटरी में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, राइट? और आपने यहाँ से एक कनेक्ट कर दिया एक इलेक्ट्रिक बल्ब को। जैसे ही बैटरी से करंट फ्लो होना शुरू होगी, ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही होता है। अच्छा, ये जो मटेरियल है, जो वायर आपने यूज़ किया है, वो आप जनरली कॉपर वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर। इनफैक्ट मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास कर देते हैं। ठीक है, क्यों पास कर देते हैं अभी हम आगे समझेंगे। तो पहली चीज़ ये होती है करंट के फ्लो होने के लिए कि ये पाथ जो है पूरा सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। आप देख रहे हैं पॉजिटिव से शुरू हो रहा है और इस तरीके से ये सर्किट नेगेटिव पे खत्म हो रहा है। तो ये कैसा है? एक क्लोज सर्किट है। तो करंट हमेशा और हमेशा एक क्लोज सर्किट में ट्रेवल करती है, कभी भी करंट ओपन सर्किट में ट्रेवल नहीं करती। अगर ये सर्किट ओपन होता तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती? 0 हो जाती। इज दैट क्लियर? तो करंट हमेशा एक क्लोज पाथ में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बात तो आपको पता ही है ना? तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो होंगे आपके पॉजिटिव की तरफ।
कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, है कि नहीं, और जो प्रोटॉन है प्रोटॉन फ्लो होंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। इतनी चीजें क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, प्लस टर्मिनल की तरफ जाएगा और प्रोटॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। अब हम बात करते हैं करंट के डायरेक्शन की। जैसा कि मैंने कहा कि करंट एक क्लोज पाथ में ट्रेवल करती है और करंट हमेशा और हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ट्रेवल करती है। जैसे कि अगर हम इन जनरल बात करें, टेम्परेचर के बारे में बात करें या फिर हम प्रेशर के बारे में बात करें, विंड के डायरेक्शन की बात करें, तो हर चीज़ में आपने यही देखा होगा ना कि हवा या विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। वैसे ही यहाँ पे जो करंट होती है वो भी आपकी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है। तो आपकी जो बैटरी होती है ना, उसमें जो प्लस होता है उसका मतलब हाई वोल्टेज है और माइनस का मतलब आपका लो वोल्टेज है। तो करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, करंट का डायरेक्शन हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होगा। तो करंट प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं। तो आपने देखा कि करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो एनसीईआरटी में आपको ये भी लिखा मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो होती है या फिर करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फ्लो ऑफ चार्जेस है, उसको ही हम करंट कह रहे हैं। तो आपने क्या सीखा कि करंट हमेशा क्लोज पाथ में ट्रेवल करती है, करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ या प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्लियर। और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आपकी करंट फ्लो होती है। द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए, ये आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे ही ओपन होती है स्विच और करंट का फ्लो होना हो जाता है बंद, आई की वैल्यू हो जाती है 0, क्योंकि करंट हमेशा और हमेशा क्लोज पाथ में ट्रेवल करती है। इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई हैं। और करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज डिफरेंस का होना जरूरी है। करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ही फ्लो करेगी। ठीक है, अब हमने अपने करंट, कोई भी मटेरियल में करंट किस तरीके से फ्लो होती है, तो करंट के फ्लो या फिर चार्जेस के फ्लो के अकॉर्डिंग हमने अपने मटेरियल को 4 कैटेगरी में रखा है। कौन कौन से वो मटेरियल, कंडक्टर जिसको आप चालन क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, हाँ कंडक्टर चालक, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और आपके सुपर कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे एक चीज मैं समझाती हूँ। अब आप लोग ने एनर्जी गैप डायग्राम के बारे में या तो पढ़ा होगा या एनर्जी गैप डायग्राम के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है ना, कोई भी एटम या पार्टिकल्स होते हैं उसमें 2 बैंड होते हैं, ऊपर वाला बैंड और ये नीचे वाला बैंड। ये होता है आपका कंडक्शन बैंड और ये होता है आपका बैलेंस बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच में जो ये गैप है इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में जंप कर जाते हैं और इसी को हम कहते हैं कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब आप ही सोचिए, अगर इन दोनों बैंड के बीच का ये जो गैप है अगर वो कम होगा, मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, कंडक्शन बैंड और ये है बैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये कंडक्टर का होता है। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो जाते हैं, जिनमें कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है, वो आपके कंडक्टर कहलाते हैं। सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं, कॉपर, सिल्वर, एवरीथिंग ये हमारे कंडक्टर कहलाते हैं, और सबसे अच्छा जो कंडक्टर कहलाता है वो सिल्वर कहलाता है। अब एक टर्म बस अभी के लिए याद रख लीजिए, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस जिनका बहुत कम होता है वो कंडक्टर कहलाते हैं। फिलहाल के लिए शब्द को याद रखना है, अभी हम समझेंगे कि रजिस्टर क्या होता है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर क्या होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो एनर्जी देने पर भी कंडक्शन बैंड और कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में शिफ्ट नहीं हो सकते, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल में प्रेजेंट नहीं है तो करंट का फ्लो तो हो ही नहीं सकता। तो नॉन कंडक्टर वो होते हैं या इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं करते हैं, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे कि वुड, रबड़, ये सब आपके क्या है, इंसुलेटर है। अच्छा, इंसुलेटर के बारे में एक चीज याद रख लेंगे आप कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है।
रेजिस्टेंस क्या है इनका, इनफाइनाइट है, जबकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम है। नॉन कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे प्यारे सेमीकंडक्टर के बारे में। जितने भी माइक्रो प्रोसेसर की चिप, कंप्यूटर की चिप बन रही है ना, वो सभी हमारे सेमीकंडक्टर से बन रही हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी हमारे सेमीकंडक्टर हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने नोटिस किया होगा। हम बात कर लेते हैं सोलर पैनल के बारे में। सोलर पैनल जो है वो सिलिकॉन मटेरियल के बने हुए हैं। अगर आप सोलर पैनल को कमरे के अंदर, रूम टेम्परेचर पे रख रहे हो तो कुछ होता है, हमने देखा है कुछ भी नहीं होता। लेकिन वही जब सोलर पैनल सनलाइट में रखता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वो करंट को फ्लो करना शुरू कर देता है। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करना शुरू कर देते हैं, मतलब कंडक्टर हो जाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो क्या सीखा आपने, ऐसे एलिमेंट्स जो रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पे जो कंडक्टर हो जाते हैं वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। क्लियर। लास्ट में है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जैसी तो मतलब सिर्फ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट की चीज़ें होती हैं, एक्चुअल में तो कोई सुपर कंडक्टर होता नहीं। कोई भी कंडीशन की आइडियल कंडीशन होती है, कभी नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ फॉल्सेस तो वहाँ होते हैं। तो सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है, जिनका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो होता है, और जिसमें बहुत आसानी से करंट फ्लो हो जाती है, वो सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इतनी चीज़ें हमको क्लियर हो गई हैं, हमें करंट पता चल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फ्लो होने को ही हम करंट कह रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे होते हैं चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होते हैं, चार्जेस, प्लस या माइनस, कुछ भी चार्ज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलाम हो गई। अब यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितने चार्जेस फ्लो होंगे उसको ही तो आप करंट कहोगे ना। आपने ऐसा ही तो सीखा है कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट। तो करंट मतलब आई, चार्जेस का फ्लो होना मतलब क्यू है ना। चार्जेस को हमने क्या दिखाया, क्यू, और पर यूनिट टाइम पे। तो ये I = Q/T क्या होगा, आपका करंट होगा। I = Q/T क्या होगा, आपका करंट होगा। इन जनरल हम SI यूनिट तो करंट की एम्पियर लेते हैं, लेकिन कूलाम पर सेकेंड भी आपको करंट की यूनिट मिलेगी। ये ग्रुप डी का पेपर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ द कंडक्टर। इन अदर वर्ड्स, द कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट एम्पियर है। इन जनरल हम इसको I = Q/T पढ़ सकते हैं, चार्जेस का फ्लो होना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब करंट की बात करते हैं। तो करंट आपको जनरली दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। हम बेसिक बातें कर रहे हैं, हम बहुत एडवांस में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको वनडे एग्जाम की ही प्रिपरेशन करनी, राइट। तो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ करंट की। दो करंट है, एसी करंट और डीसी करंट, ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि हमारे घरों में कौन सी करंट आती है, बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, डीपी लगी होती हैं, ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, सब देखा होगा ना, हमारे घरों में करंट आता है। तो क्या आप बताएंगे कि हमारे घरों में कौन सा करंट आता है, एसी करंट आता है या डीसी करंट आता है? तो हमारे घरों में जो करंट आता है वो ऑल्टरनेट करंट है। ठीक है, हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का ऑल्टरनेट करंट है। ठीक है, लेकिन अब हम मेरा मोबाइल फ़ोन ही ले लीजिए। मेरे मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी है वो एसी पे चार्ज नहीं होती। मेरे लैपटॉप की जो बैटरी है वो भी एसी से चार्ज नहीं होती, उनको तो डीसी चाहिए भाई चार्ज होने के लिए। मतलब हमको एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सके। तो हमारे पास बिल्कुल एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन। रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में, मतलब ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो जितनी भी बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस है वो डीसी पे वर्क करते हैं, और हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी आती है, क्योंकि एसी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर जाती है
और इसके अलावा AC खतरनाक कम है और DC ज़्यादा खतरनाक होती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव करंट या डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक चार्ज ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन, केवल करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे 0 है, केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, वो आपका DC करंट है। ऑल्टरनेट करंट मतलब जो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, जिसका एक मैक्सिमा एक मिनिमा होता है, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC करंट हो जाएगा। तो हमारे घरों में AC करंट आती है, ठीक है, लेकिन हमारे बैटरी वगैरह किससे चार्ज होते हैं, DC से चार्ज होते हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास एक डिवाइस है जो AC करंट को DC में कन्वर्ट कर रहा है, विच इज़ रेक्टिफायर। लेकिन हमारे पास एक डिवाइस और भी है जो कि DC करंट को AC में कन्वर्ट करता है और उसका नाम होता है इन्वर्टर। क्लियर? तो DC को AC में इन्वर्टर, AC को DC में रेक्टिफायर। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में बात करते हैं, विच इज़ ओम्स लॉ। तो जॉर्ज ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक सर्किट बनाया और उस सर्किट में जैसे जैसे वो वोल्टेज वैल्यू बढ़ा रहे थे वैसे वैसे करंट भी बढ़ रही थी। फिर वोल्टेज बढ़ाया, फिर करंट बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन एक सर्टेन समय के बाद वो क्या देखते हैं कि वोल्टेज तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन करंट का इंक्रीज होना बंद हो गया, करंट कांस्टेंट हो गई। मतलब बीच में कुछ ना कुछ फैक्टर तो ज़रूर ऐसा है जो करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। और यहीं से ओम्स लॉ की डिस्कवरी हुई। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब आप किसी सर्किट में वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट बढ़ता है, लेकिन वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। एक सर्टेन समय तक आप अगर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो फिर करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब बीच में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे अगर आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में काफ़ी सारे ब्रेकर्स हो, काफ़ी सारे क्या हो, रास्ते में ब्रेकर्स हो, तो आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी ना। वैसे अगर करंट फ्लो हो रही है और करंट के रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर्स आ जाए तो करंट को भी अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। और वो ब्रेकर्स कौन है? वो ब्रेकर्स है रेजिस्टेंस। और ये जो सिंबल बनाया है मैंने, ये रेजिस्टेंस का ही होता है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, और जब इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा विच इज V इज इक्वल टू IR, जहाँ V तो वोल्टेज हो जाता है, I करंट हो जाता है और R जो है वो रेजिस्टेंस है जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस एक पैसिव डिवाइस है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसकी यूनिट इसे किसने बताया? ओम ने बताया, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होती है? ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। और V इज इक्वल टू IR रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस मतलब ब्रेकर्स, जितने ज़्यादा ब्रेकर उतना कम करंट। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट का फ्लो कम होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि हमारे जो इंसुलेटर्स होते हैं, हमारे जो इंसुलेटर है उनका रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है। मतलब ब्रेकर ही ब्रेकर है रास्ते में, तो कैसे कोई इंसान जाएगा? तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहाँ पर 0 हो जाएगी। आप देखेंगे कभी प्लास्टिक में, रबड़ में, यहाँ पर कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिखाया कि सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं, तो सुपर कंडक्टर जो है उनका रेजिस्टेंस 0 है, मतलब इसमें आराम से करंट फ्लो हो जाएगी। क्लियर? तो रेजिस्टेंस पर करंट की वैल्यू डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट की वैल्यू कम। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो V इज इक्वल टू IR हमको यहाँ से जानने को मिला। अभी जो रेजिस्टेंस है ना, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे बड़ा सिंपल सा रास्ता है, आपके पास 2 रास्ते हैं। जैसे कि करंट को फ्लो होने के लिए भी 2 रास्ते हैं, एक छोटा रास्ता है और एक बड़ा रास्ता है। तो छोटे रास्ते में आसानी से करंट फ्लो हो जाएगी, उसको ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा और नंबर ऑफ ब्रेकर्स भी छोटे रास्ते में कम मिलेंगे। लेकिन जितना लंबा रास्ता होगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और ब्रेकर्स भी उतना ज़्यादा होंगे। तो आप कहेंगे कि अगर वायर की लेंथ कम है तो करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी, करंट ज़्यादा होगी, और करंट ज़्यादा होगी मतलब रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम है। अगर वायर की लेंथ ज़्यादा है, वायर की लेंथ ज़्यादा है मतलब करंट कम फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस जो है वो वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है, वायर की लेंथ पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम और लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। क्लियर हो गया इतना चीज़ें। अब दूसरा जो फैक्टर होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा जो वायर है ना उसकी मोटाई, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना उस पर भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर एक पतला सा वायर है हमारे पास, सेम लेंथ का हमारे पास एक बहुत मोटा सा वायर है। अब मोटे वायर में धक्का मुक्की कम होगी, इलेक्ट्रॉन स्मूथली फ्लो हो जाएंगे, लेकिन पतले वायर में धक्का मुक्की ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा यहाँ पे अवरोध आएगा, ब्रेकर्स आएंगे। तो आप कहेंगे अगर थिकनेस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो रहा है मतलब करंट ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम है।
जब वायर पतला है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत हो रही है मतलब करंट कम है, करंट कम है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो आपने देखा कि वायर की मोटाई पे, थिकनेस ऑफ वायर पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और रेजिस्टेंस अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। क्लियर? तो दो बातें हमने सीख ली हैं यहाँ पे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक लेंथ ऑफ वायर है और दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसे हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो आ जाएगा R इज इक्वल टू रो, इसे क्या पढ़ोगे, रो L अपॉन A। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर R इज अ रेजिस्टेंस, L लेंथ है वायर की, A क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब ये रो क्या है, तो आप किस मटेरियल को यूज कर रहे हो करंट को फ्लो कराने के लिए, किस मटेरियल को यूज कर रहे हो, तो उस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है या मटेरियल का जो नेचर है उस पर भी तो आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि प्लास्टिक वायर में, रबड़ में, वुड में आप करंट को फ्लो कर दो, नहीं। सिल्वर कॉपर में आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा क्योंकि एक मटेरियल का नेचर है, उस मटेरियल के नेचर पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब इस रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी जाती है तो बड़ी आसान है। R की यूनिट क्या हो गई यहाँ पे, ओम। रो की हमें पता नहीं, L मतलब मीटर और A मतलब एरिया, मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर। एक M से एक M को काट दीजिए तो क्या बचेगा, रो मीटर। तो रो मीटर जो है, सॉरी ओम मीटर जो है वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर आपकी रो की यूनिट मतलब रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यही सारी चीजें आगे आपको भी मिलेंगी। एक क्वेश्चन आपका देखते हैं जो कि ओम लॉ पे बेस्ड है। क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट ऑफ 3.3 मेगा ओम रजिस्टर अक्रॉस अ 3 वोल्ट सोर्स। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आपको 30 वोल्ट का दिया है और बोला है कि सर्किट जो है उसमें 3.3 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब 3.3 इंटू 10⁻⁶ ओम का रेजिस्टेंस है। बोला है कि करंट क्या होगी, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V की वैल्यू और R की वैल्यू रखेंगे तो I आ जाएगा। तो आप जब फ्री हो तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो हमने देखा कि रजिस्टर क्या होता है, तो एक पैसिव डिवाइस होता है जो करंट की फ्लो को रोकता है। रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा मटेरियल के नेचर पे भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है यहाँ पर लिखा है, इसे एक बार पढ़ेंगे, MCQ में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। हमारे घर में कितने सारे डिवाइसेस है या इक्विपमेंट्स हैं, फ्रिज है, टीवी, वॉशिंग मशीन, ट्यूबलाइट, फैन, सब कुछ कनेक्टेड है आपस में और उनसे करंट फ्लो हो रही है। तो अब कनेक्शन क्वेश्चन ये बनता है कि घरों में जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घरों के जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ये सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। लेकिन घर में जो फ्यूज वायर होता है ना, बोलते हैं ना शॉर्ट हो गया, फ्यूज वायर हो गया, हमारे मीटर के साथ एक पतला सा वायर लगा होता है, तो वो जो फ्यूज वायर होता है ना, वो फ्यूज वायर अकेला सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। लेकिन घर के जो सारे इक्विपमेंट है, सारे फैन है, ट्यूबलाइट्स हैं, वो सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों होता है ऐसा। तो चलो एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं नजर डालूं सीरीज कनेक्शन पे, तो देखो सीरीज कनेक्शन में आप यहाँ पे देख रहे हैं दो डिवाइसेस है, एक बल्ब, दूसरा बल्ब, और यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। आप देख रहे हो कि पूरे सर्किट में सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट का करंट फ्लो होता है। लेकिन हमारे घर के जो डिवाइसेस हैं क्या वो सेम अमाउंट के करंट पे ऑपरेट होते हैं? फ्रिज को अलग चाहिए वोल्टेज करंट, एक 0 वॉट के बल्ब को अलग चाहिए, वॉशिंग मशीन को अलग चाहिए, मतलब हर एक डिवाइस को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सीरीज कनेक्शन में जो है वो सभी सर्किट में, पूरे सर्किट में सेम अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। तो जिस सर्किट को कम वोल्टेज मिलेगा तो वो सर्किट तो ज़्यादा वोल्टेज खींचने के चक्कर में बर्न हो जाएगा, बेचारा तो खत्म ही हो गया। तो इसलिए हम घरों में सीरीज कनेक्शन नहीं करते। पहला रीजन कि सेम अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। दूसरा रीजन समझते हैं, मान लेते हैं ये वाला बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया। अब पहला बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो इस सर्किट कैसा हो गया, ओपन सर्किट, और हमें पता है कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है। तो एक फ्यूज बल्ब हो जाने के कारण घर के सारे डिवाइस काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है कि हमारे घर में कि एक बल्ब फ्यूज हो गया है तो आज टीवी भी नहीं चल रही है और वॉशिंग मशीन भी नहीं काम कर रही है, फ्रिज भी काम नहीं कर रहा है, ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि घरों में जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन है।
चलो तीसरा रीजन हम देखते हैं कि घरों में हम सीरीज कनेक्शन यूज नहीं करते हैं, क्यों। मान लेते हैं पहले बल्ब का रेजिस्टेंस 1 ओम है और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस भी 1 ओम है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं ना वो ऐड हो जाते हैं, मतलब R1 प्लस R2 विच मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज कनेक्शन में बढ़ जाती है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपको ज़्यादा करंट देनी पड़ेगी कि नहीं, तो करंट यहाँ पे कम हो गई है, तो इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करते, हम घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब इसका रीज़न समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खास बात यह है कि जब करंट है, करंट आप यहाँ पे देखेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो जाती है, हर एक पाथ से अलग अमाउंट की करंट जाती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम होता है लेकिन करंट अलग अलग होती है, और हर एक डिवाइस को अलग अलग करंट मिल जाती है ऑपरेट होने के लिए। पहली चीज़ तो याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग होती है। मान लेते हैं ये वाला बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया, तो ये बल्ब अगर फ्यूज भी हो गया तो इसको तो अपनी सेपरेट करंट मिल रही, तो सेकंड बल्ब पे या दूसरे इक्विपमेंट जो घर पे लगे हुए हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही रीजन है हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं घर में। तीसरा रीजन देखते हैं। मान लेते हैं ये जो बल्ब है इसमें इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये वाला बल्ब है इसका रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, मान लिया हमने। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना उसमें रेजिस्टेंस ऐड तो होते हैं लेकिन इनवर्स होके या रेसिप्रोकल होकर ऐड होते हैं, मतलब 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, मतलब 1/2 प्लस 1/2 विच मीन्स 1 ना। तो यहाँ पे देखो अगर यही यहाँ पे होता 2 + 2 तो ये तो सीरीज में 4 हो जाता, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए जब 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है तो भी रेजिस्टेंस केवल 1 ओम है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये कुछ रीजंस जो मैंने डिस्कस किए हैं, इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। ये बातें क्लियर हो गई, यहाँ पे डिफरेंस है, आप एक बार देख लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टू गेट 2 ओम रेजिस्टेंस, हमको एक 2 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए और हमारे पास 6 ओम का अकेला रेजिस्टेंस है, तो हमको इस 6 ओम के रेजिस्टेंस को यूज करके 2 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है। तो बड़ा सिंपल है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लेती हूँ मैं, फिर मैं एक दूसरा 6 ओम का रेजिस्टेंस लेती हूँ और फिर मैं तीसरा एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लेती हूँ, और तीनों रेजिस्टेंस को कैसे लगा दिया मैंने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया। तो देखिए पैरेलल में क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम हो गया 6, ऊपर हो गया 3, कितना हुआ 1/2, लेकिन ये तो 1/R है ना, तो R कितना हो गया 2 ओम। तो अगर आप 3 6 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाओगे तो आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा तो आप आसानी से कर लेंगे सॉल्व। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। अब हम अपने घरों में कितने सारे डिवाइस यूज़ करते हैं ना, हर एक डिवाइस को ऑपरेट होने के लिए वोल्टेज और करंट की ज़रूरत है। तो हम जितना हमारा डिवाइसेस जितने भी वोल्टेज या करंट को कंज्यूम करते हैं वही आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगी आपकी, जितना आप करंट यूज़ कर रहे हैं और जितना आप वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, मतलब पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। तो P मतलब पावर, पावर की यूनिट होती है वॉट, लेकिन हम कमर्शियली किलोवाट का यूज़ या किलोवाट आवर का यूज़ करते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, और किलोवाट आवर को ही आप यूनिट भी पढ़ते हैं। घरों में जो बिजली के बिल आते हैं वो यूनिट के फॉर्म में आते हैं, तो वो किलोवाट आवर यही है। अब मेरे जो सेट में क्वेश्चन था वो मैं बताती हूँ। 4 स्टेटमेंट मुझे गिवन थे, मुझे जो थे वो 4 स्टेटमेंट गिवन थे। यहाँ पे लिखा था P इज इक्वल टू VI, फिर लिखा था P इज इक्वल टू V²/R, फिर लिखा था P इज इक्वल टू I²/R, और P इज इक्वल टू लिखा था I²R। तो पूछा गया था कि बताओ इनमें से कौन सा गलत है, इस तरीके से बातें पूछी गई थी, इनमें से कौन सा पावर का इक्वेशन नहीं है। तो P इज इक्वल टू VI तो आपने देख लिया है कि वोल्टेज इंटू करंट करोगे तो P इज इक्वल टू VI आएगा। अच्छा, अब आपको पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है ओम के नियम से, ओम का लॉ, तो V की जगह IR रख दे यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I²R हो जाएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है और चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो गया, I²R। वैसे ही आप यहाँ पे I की जगह V/R रखोगे तो क्या हो जाएगा, V²R, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, केवल जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है। ये मेरे ही सेट का क्वेश्चन था, तो बड़ा आसान था। जिसको पता है कि पावर इज इक्वल टू VI होता है और ओम्स लॉ
जो है वो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इस क्वेश्चन में तो कोई वजन ही नहीं था, आसान क्वेश्चन था। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, है कि नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में। डेली लाइफ में इस इफेक्ट का बड़ा ही यूज़ है, इसको हम जूल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं फ़ैन चल रहा है, फ़ैन में लगातार करंट फ्लो हो रही है और कुछ समय बाद फ़ैन को आप छू के देखेंगे बंद करने के बाद, तो फ़ैन आपको गर्म होता हुआ दिखेगा, गर्म हो चुका होगा। या फिर आपके जो बल्ब जल रहे हैं घरों में, वो भी, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, कुछ समय बाद वो बल्ब भी गर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब किसी भी सर्किट से करंट फ्लो होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको ही हम हीटिंग इफेक्ट कह रहे हैं। और इस हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में करते हैं। कैसे? आप लोगों ने इलेक्ट्रिक रॉड देखी होगी पानी को गर्म करने वाली, देखिए ना, इलेक्ट्रिक रॉड हम पानी को गर्म करने वाली यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब वो मेटल की रॉड है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होता है तो वो रॉड गर्म होती है और उसकी सराउंडिंग में जो वाटर है वो गर्म हो जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट से आपने पानी को गर्म कर लिया। चलो दूसरा देख लेते हैं हम। आप लोगों ने आयरन तो किया होगा, प्रेस है ना, कपड़ों में प्रेस किया होगा, आयरन किया होगा, वो भी हीटिंग इफेक्ट है। मेटल की बॉडी है, करंट फ्लो हो रही है, मेटल गर्म हो रहा है और हीटिंग इफेक्ट के बाद आप उसमें कपड़ों पे आसानी से आयरन कर पा रहे हैं। या आप लोगों ने कमरों में देखा होगा कि ठंड के दिनों में हीटर लगाते हैं जिसमें एक नाइक्रोम की कॉइल रहती है, करंट फ्लो होता है, वो गर्म होती है और उसकी सराउंडिंग में जो एयर है वो उसको भी गर्म कर देती है और पूरा कमरा गर्म हो जाता है, होता है। तो ये सभी हीटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो करंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगी वो डिवाइस उतना ज़्यादा गर्म होगा। दूसरा, हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा होगी। मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, तो आपको रास्ता पार करने में दिक्कत होगी कि नहीं, पसीने छूट जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हीट बढ़ जाएगी, गुस्सा आने लगेगा, यार कितने ब्रेकर है, सरकार ने कैसी रोड बना के रखी है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, गुस्सा आएगा ना। वैसे ही होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट को फ्लो होने में बड़ी दिक्कत होती है, तो वो गुस्सा हो जाता है और हीट हो जाता है। तो हीट प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो ये कुछ बातें आपको हीटिंग इफेक्ट के बारे में याद रखनी है। अंत में ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, विच इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़े समझने की ज़रूरत है। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, मान लेते हैं सिल्वर का वायर है, इसकी लेंथ क्या है, L है और इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। इस वायर को मैंने दो पार्ट्स में कट कर दिया, एक पार्ट ये मतलब L/2 और ये L/2। तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? क्या इसकी रेजिस्टिविटी रो रहेगी, रो स्क्वायर हो जाएगी, 2 रो हो जाएगी या 4 रो हो जाएगी? इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या असर होगा ये आप हमको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे।